नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सब सीडीपी बाल विकास के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है समाजीकरण सोशलाइजेशन, इसके बारे में जानेंगे। आज की आपकी क्लास पूर्णतः थ्योरी क्लास है दोस्तों। सबसे पहले हम सब इसकी थ्योरी को समझेंगे, फिर लास्ट में इसी थ्योरी से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपने टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @yes4study1 टाइप करेंगे, तब भी आपको ग्रुप मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। सबसे पहले हम सब सामाजिकरण की बात करें तो सामाजिकरण मीन्स सोशलाइजेशन होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे यह नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, सामाजिकरण मतलब किसकी बात कर रहा है, यह समाज की बात कर रहा है। तो हम कुछ पॉइंट को समझते हैं। सामाजिकरण की कुछ विशेषता पहले समझेंगे, इसकी क्या क्या विशेषता है। कह रहे हैं यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करके सीखता है, या अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। अंतःक्रिया का मतलब होता है दोस्तों, जब एक दूसरे से लोग बात करते हैं उससे जो सीखते हैं वही चीज है आपका सामाजिकरण। जैसे छोटा बच्चा होता है, बच्चा विद्यालय जाने से पहले बहुत कुछ वह सीख के जाता है। जैसे अपने मित्रों से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपने पड़ोसियों से सीखता है। वह एक दूसरे से बात करता है, एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है, तो वह सीख कर तब जो है विद्यालय जाता है। वही करें सामाजिकरण की जो विशेषता है, इसमें सभी लोग एक दूसरे से सीखते हैं, आपस में बात करके सीखते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर मीन्स लगातार। यह कैसी प्रक्रिया है, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो लगातार होती है। आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। सामाजिकरण सरल से जटिल की ओर होता है। बहुत बार एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है कि जो सामाजिकरण है दोस्तों, यह सरल से जटिल की तरफ होता है। पहले बच्चा सरल चीज समझता है पहले, फिर उसके बाद जटिल की तरफ जाता है। पहले वह नियम नहीं बनाने लगता, पहले वह उदाहरण देखता है, फिर वह नियम की तरफ बढ़ता है। वही है इसमें बच्चा जो है सरल से जटिल की ओर होता है। आगे है सामाजिकरण बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होता है। सामाजिकरण कैसा हो दोस्तों, बहुआयामी मतलब सिर्फ एक ही तरीके से नहीं सीखा जा सकता, बल्कि सामाजिकरण हम कई प्रकार से सीख सकते हैं। यह मल्टी डायमेंशनल होता है, यह बहुआयामी होता है जो सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। कैसे दोस्तों, जो समाजीकरण होता है वह हम प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं। हमारा समाजीकरण होता है। अब कैसे होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप इतना जानते रहिए जो समाजीकरण होता है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हो सकता है। सबसे पहले अब हम समझेंगे कुछ और पॉइंट। देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है। कैसी होती है दोस्तों, औपचारिक और अनौपचारिक। अब हम औपचारिक को समझते हैं और औपचारिक को समझते हैं। अगर हम सब औपचारिक की बात करें तो ये दूसरी भाषा, जैसे बच्चा विद्यालय में जब जाता है, पहले बच्चा जब घर पे रहता है तो वो दूसरी भाषा बोलता है, जो आम आम लोगों की बोलचाल की भाषा होती है, घर की बोलचाल की भाषा होती है, वह भाषा का इस्तेमाल करता है। लेकिन जैसे ही वह किसी पाठशाला में जाता है, कहीं पढ़ने जाता है, तो उसकी भाषा बदल जाती है, उसको सिस्टम से पढ़ाया जाने लगता है। मतलब जो हम अनौपचारिक से कोई नियमबद्ध तरीके से नहीं बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, वह आपका होता है अनौपचारिक भाषा। जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जब हम कोई व्याकरण के साथ कोई चीज बोलते हैं, तो वह आपका औपचारिक भाषा होती है, जिसे हम दूसरी भाषा के रूप में जानते हैं। आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही बार। आप देखेंगे काफी बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, बहुत बार औपचारिक अनौपचारिक से क्वेश्चन पूछा गया है। अनौपचारिक क्या है, जो हम घर पे बोलचाल की भाषा में सीखते हैं, वो आपका अनौपचारिक सामाजिकरण होता है। और औपचारिक जो हम सिस्टम से जो चीज सीखते हैं, वह चीज आपका औपचारिक है।
आप यहाँ पे समझ गए होंगे, औपचारिक दूसरी भाषा के अंतर्गत आता है, अनौपचारिक मातृभाषा के अंतर्गत आता है। इसमें सांस्कृतिक कल्चर का ट्रांसफर होता रहता है। कैसे दोस्तों, जैसे भी आपके घर पे छोटा बच्चा है, मान लीजिए आप अभी रहते हैं महाराष्ट्र में, आप महाराष्ट्र में हैं, वहां से आप यूपी चले आए, अब आप यूपी में आ गए। अभी आपका छोटा बच्चा पहले महाराष्ट्र में रह रहा है, तो महाराष्ट्र का जो कल्चर है उसको सीखा है, लेकिन यूपी आने के बाद वह यहाँ का भी कल्चर सीख लेगा। एक बार दो बार प्रयास करेगा, फिर बार बार देखेगा तो वह भी सीख जाएगा। वही करें, इसमें जो है समाजीकरण, किसकी बात करें, समाजीकरण की बात करें, समाजीकरण में कल्चर का ट्रांसफर होता रहता है, सांस्कृतिक ट्रांसफर होता रहता है। समाजीकरण समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों या नियमों पर आधारित होता है। समाजीकरण किस पे आधारित होता है दोस्तों, यह जो समाज के नियम बनाए होते हैं, जो नियम कानून होता है, उसी के जरिए समाजीकरण होता है, उसी रीति रिवाजों से समाजीकरण होता है। आगे हम देखते हैं, हम समाजीकरण के प्रकार को समझते हैं। समाजीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले है प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। अगर हम सब प्राथमिक समाजीकरण की बात करें, तो जिनके संपर्क में बालक स्वयं आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिनके संपर्क में प्राथमिक समाजीकरण का क्या होगा, जिसके संपर्क में बालक स्वयं आएगा, वह आपका प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। कैसे, आगे हम बताते हैं। जैसे परिवार, अब परिवार में बच्चा तो स्वयं से ही आया है, वह कैसा परिवार आपका, कैसा समाजीकरण है, परिवार आपका दोस्तों प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद है आसपास के पड़ोसियों हो गए, यह सब भी आपके कैसे समाजीकरण है, यह भी आपके प्राथमिक समाजीकरण है। इसके बाद है सहपाठियों का समूह, मित्रों का जो समूह होता है उनके, वह भी प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत ही आता है। द्वितीय समाजीकरण, अगर हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात करें, द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत बच्चा जब जिनके संपर्क में बालक दूसरे द्वारा लाया जाता है, जिसके संपर्क में बालक दूसरों के द्वारा लाया जाता है, वह द्वितीय समाजीकरण कहा जाता है। जैसे विद्यालय, अब विद्यालय में बच्चा खुद तो जाता नहीं है, बल्कि उसके घर वाले ले जाके उस बच्चे का उसमें एडमिशन कराते हैं, फिर वह बच्चा पढ़ने जाता है। यह द्वितीय समाजीकरण है, क्योंकि बच्चा खुद से नहीं गया है, बल्कि किसी के द्वारा उसको वहां पे लाया गया है। तो ये आपका द्वितीय समाजीकरण। जैसे स्कूल, स्कूल सबसे बेटर उदाहरण है और सबसे बढ़िया उदाहरण है द्वितीय समाजीकरण का। अब हम समझते हैं अगला, जैसे मीडिया, मीडिया भी आपका क्या है दोस्तों, मीडिया भी द्वितीय समाजीकरण का उदाहरण है। धार्मिक स्थल, लाइब्रेरी, यह सब भी द्वितीय समाजीकरण है। अब हम समाजीकरण के प्रमुख कारक को समझते हैं, जो कुछ प्रमुख कारक हैं। जैसे परिवार, करें परिवार, एक मिनट, हाँ, परिवार समाजीकरण का सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सक्रिय तथा प्राथमिक कारक है। देखिए, बच्चे के सीखने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो परिवार का होता है। दोस्तों, विद्यालय जाने से पहले बच्चा कोरी पटिया नहीं रहता, बल्कि वह बहुत कुछ सीख के ही विद्यालय जाता है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो हम विद्यालय बच्चों को भेजते हैं तब बच्चा हमारा सीखता है, तो ऐसा नहीं है। उसका समाजीकरण का जो विकास है वह घर पे ही हो जाता है। समाजीकरण के बच्चे का विकास कहाँ पे हो जाता है, वह घर पे ही हो जाता है, ना कि विद्यालय में जाने का। विद्यालय में जाने के बाद सिस्टम सीखता है और बहुत सारी चीजें सीखता है, वो ठीक है, लेकिन समाजीकरण के बाद जो सीखता है वो कहाँ पे सीख लेता है, वह बच्चा परिवार में ही, घर में ही सीख लेता है। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सक्रिय तथा प्राथमिक कारण आपका क्या है, परिवार है। परिवार में एक बच्चा आदतें, संस्कार तथा बड़ों का सम्मान करना, ये मिलजुल कर रहना सीखता है। परिवार में बच्चा यही सब तो सीखता है, हमको कैसे किसका सम्मान करना चाहिए, किसका पैर छूना चाहिए, किसके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, यह सब चीज जो है बच्चा आपका परिवार में ही सीखता है। विद्यालय, विद्यालय दोस्तों, परिवार, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, द्वितीय संस्था है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और औपचारिक कारक है।
आपने समझा अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक जो सीख मिलती है घर पे मिलती है, परिवार से मिलती है, लेकिन औपचारिक जो सीख मिलती है सिस्टम से, व्याकरण के साथ हमको जो सीख मिलती है वह हमको विद्यालय में मिलती है। तो इसमें जो है ऑप्शन, वो ऑप्शन सॉरी करें, इसमें द्वितीय कारक विद्यालय आपका औपचारिक कारक है। ये समानता, सहकारिता, समय पालन, समूह भावना सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करें विद्यालय हमको समानता की बात करता है, सहकारिता की बात करता है, समय पालन की बात करता है, हमको समूह में रहना चाहिए, दोस्तों के साथ रहना चाहिए, आपस में बात करना चाहिए। यह सब हमको कहाँ पे सीख मिलती है? यह सब हमको विद्यालय से ही सीख मिलती है। और कुछ कारक समझते हैं। हम उम्र के बच्चे, हम उम्र के बच्चे ही दोस्तों सामाजिकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं। जैसे बाइगोस्की ने हम उम्र बच्चों को सामाजिकरण विकास को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि हम उम्र का बच्चा बिना किसी दबाव के विचारों को आदान प्रदान करता है, जो समाजीकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम उम्र के बच्चे जो है बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बच्चा हर चीज, हर एक बात आपसे नहीं शेयर कर सकता। बहुत सारी बातें होती हैं जो आपके अपने उम्र के बच्चों के साथ ही वह शेयर करता है। इसलिए वह चीज हम उम्र बच्चों के साथ जब वो मिलता है तो आपस में कैसे बात, अभी आपने कभी नोटिस किया होगा, आप दो बच्चे आपस में बात करते रहते हैं, आप पहुंच जाते हैं, बच्चे शांत हो जाते हैं, उनको लगेगा कि सुन न ले, क्योंकि वो जब अपने उम्र के बच्चों से बात करते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। यह होता है उनके विचारों का आदान प्रदान हम उम्र बच्चों के साथ बहुत अच्छे से होता है। जन संचार माध्यम, आज दोस्तों आज के ज़माना तो एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जन संचार के माध्यम से बच्चे का सामाजिकरण बहुत अच्छे से होता है, लेकिन हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव वे में देखेंगे आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छी चीज़ पे फोकस करिए, ठीक है, नहीं तो सिर्फ रील देखेंगे तो उसका अलग इम्पेक्ट पड़ेगा। इसलिए हर चीज़ देखिए, कोई भी चीज हो, हर चीज का एक दो पहलू होता है, इसका भी दो पहलू, जनसंचार का भी दो पहलू है, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे आजकल के बहुत कुछ अच्छे से सीख रहे हैं। आज के समय में सोशल मीडिया सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। अब हम दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अब देखिए क्लासेस कैसे चल रही हैं, वीडियो कैसे अपलोड हो रहे हैं हम, और हर वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें हम हर एक छोटे छोटे टॉपिक को लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम सब बात करें तो 2011 से लेकर 24 तक जो आपका लास्ट पेपर सीटेट का पेपर हुआ था, हर एक क्वेश्चन पेपर को हम सब डेली सॉल्व करा रहे हैं। इसमें हम सब दोस्तों 200 के समथिंग वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 200 के समथिंग प्लस वीडियो हम सब अपलोड कर चुके हैं। इसे पार्ट 1 पार्ट 2 में किए हैं, उसको आप जरूर देखिए। आप नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी क्लासे के लिए आप यूट्यूब पे जरूर जुड़े रहिए दोस्तों। अब हम समझते हैं और कुछ। हरलाक के अनुसार जो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने भी कुछ माना था कि सामाजिकरण कैसे होना चाहिए, कैसे हो सकता है। हरलाक के अनुसार बालक जन्म के प्रथम माह में प्रकाश और आवाज से आकर्षित होता है, दूसरे महीने में मुस्कुराना शुरू करता है, तीसरे महीने में अपनी माँ की आवाज को बाकी आवाज से अलग कर लेता है। किसके अनुसार? हरलाक के अनुसार। हरलाक का मानना था जो बच्चा प्रथम माह में प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, दूसरे महीने में मुस्कुराना सीखता है, तीसरे महीने में अपनी माँ की आवाज को अन्य आवाजों से भिन्न कर लेता है। यह सब कब देखने को मिलता है? यह सब दोस्तों, यह ऐसा किसका मानना था? ऐसा हरलाक का मानना था कि हर महीने के बताएं, पहले महीने में यह होगा, दूसरे महीने में यह, तीसरे महीने में यह चीज होगा। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। सामाजिकरण के कुछ एक्टिव आइस हैं, पैसिव आइस एजेंसियां हैं, उनकी बात हम सब करते हैं। अगर हम सब एक्टिव आइस हैं, पैसिव आइस एजेंसियां की बात करते हैं तो कुछ जिनका, एक मिनट दोस्तों, जिनका प्रभाव सीधा बच्चे पे पड़ रहा है वह आपका एक्टिव एजेंसियां होती हैं। जैसे परिवार हो गया, स्कूल हो गया, चर्च हो गया, गतिविधियां हो गई, युवा गतिविधियां समूह हो गया, संघ हो गया, सामाजिक कल्याण हो गया, एजेंसियां हो गया, खेल क्लब, संग्रहालय, मनोरंजन। यह सब दोस्तों
इन सब का दोस्तों बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यही इसीलिए दोस्तों यह सब आपके एक्टिव एजेंसियां कही जाती हैं। अब हम सब और बात करते हैं कुछ पैसिव एजेंसिया का। निष्क्रिय, इसे हम निष्क्रिय एजेंसिया के नाम से जानते हैं, जिनका प्रयोग बच्चे पर सीधा नहीं पड़ता है। जो पैसिव ऐसी एजेंसियां होती हैं, इनका प्रभाव सीधा बच्चे पर नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं कौन कौन सी है हमारी जो पैसिव एजेंसियां हैं। पुस्तकालय हो गया, प्रेस हो गया, सिनेमा घर, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, थिएटर, पत्रिका। इन सब का प्रभाव सीधा नहीं पड़ता, बल्कि डायरेक्ट नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट तरीके से हमारे पास से इनके बारे में जानकारी, इनका प्रभाव हमको पड़ता है, ना कि सीधा। लेकिन परिवार, स्कूल, चर्च, इनका प्रभाव हमारे ऊपर सीधा पड़ता है। लेकिन पुस्तकालय का, प्रेस का, सिनेमा घर का, इन सब का प्रभाव हमारे ऊपर सीधा नहीं पड़ता है। इसीलिए यह सब आपके निष्क्रिय एजेंसियां हैं और यह सब आपकी सक्रिय एजेंसियां हैं। हमने समझा जो सामाजिकरण के दो एजेंसियां थी, एक्टिव एजेंसियां एंड पैसिव एजेंसियां, इनके बारे में। अब हम सामाजिकरण के सिद्धांत की बात करते हैं। सामाजिकरण के 3 प्रमुख सिद्धांत है। कौन कौन से? कूले का स्वदर्पण सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। कूले का स्वदर्पण सिद्धांत, यह जो सिद्धांत है दोस्तों, इस सिद्धांत के अंतर्गत कूले कहते हैं कि समाज एक दर्पण के समान है। कौन कहते हैं दोस्तों? कूले कहते हैं जो समाज है वह एक दर्पण के समान है। समाज तथा अन्य लोगों के संपर्क में आने से बच्चों में स्वधारणा यानी स्वयं के बारे में सोचने की भावना विकसित होती है। जो स्वदर्पण के सिद्धांत है कूले का, कूले यही मानते थे कि जो समाज होता है एक दर्पण के समान होता है। जब बच्चा उनके परिवेश में आता है तो उनके बारे में अच्छे से सीखता है। व्यक्ति स्वयं की कमियां या बुराइयां नहीं देख पाता। समाज वह आईना होता है जो व्यक्ति की कमियां उजागर करके उन्हें सुधारते हुए एक सामाजिक प्राणी बनाता है। देखिए, आप अपनी जिंदगी में एक चीज यह जरूर नोटिस करिए कि, और फॉलो भी करिए कि जो आदमी आपकी बुराई बताए, जो आपकी कमियां आपके सामने बताए, आपकी जो कमी है, आपकी बुराई आपके सामने बोल रहा है कि नहीं आपने यह गलती किया है, वही आपका सबसे अच्छा मित्र होता है। जो आपकी कमियां आपके सामने बता रहा है। दोस्तों, अगर आपकी कमियां कोई बता रहा है तो मतलब वो चाहता है कि आप भी यह कमी ना करें, सुधरने का मौका आपको दे रहा है समाज में। इसलिए कमियां बताने वाले आपके सबसे अच्छे मित्र होते हैं और उस कमियों को सुधारने का आप जरूर प्रयास करिए। इसलिए हमारी जो कमियां होती हैं, हमारी जो बुराइयां होती हैं, हमको तो खुद से दिखता नहीं, लेकिन जब समाज हमको बताता है उससे हम सुधारने का प्रयास करते हैं। यही होता है स्वदर्पण का सिद्धांत। जब उसे हम देखते हैं उसमें हम सब चेंज करते हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। मीड का मैं और मुझे सिद्धांत, जो दूसरा सिद्धांत है दोस्तों सामाजिकरण का, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बारे में बताते हैं आपको। अकेला व्यक्ति समाज पर ध्यान नहीं देता, उसका सिर्फ स्वयं के बारे में सोचना मैं कहलाता है। जब हम स्वयं अपने ही बारे में सोचें, अभी हम अकेले हैं तो अपने ही बारे में सोच रहे हैं हमको ऐसा करना है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, लेकिन यही होता है मैं। स्वयं के बारे, इसमें इसका सिद्धांत का ही नाम है ना, मीड का मैं और मुझे सिद्धांत। सबसे पहले अपने बारे में, जब हम अपने बारे में ही सोचेंगे तो स्वयं के बारे में सोचना ही मैं कहलाता है। लेकिन कुछ समय बाद वह महसूस करता है कि उसके स्वार्थ की पूर्ति दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति पर निर्भर है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर होना ही मैं से मुझे की ओर या स्वयं से समाज की ओर ले जा रहा है। देखिए, आपने यह सोच रहे होंगे चलिए ठीक है, हम अपने से मतलब रखते हैं, हमको जो काम करना हम अकेले ही रहेंगे, हम मतलब हमसे अपने से ही मतलब है। लेकिन जो जरूरत आपको है, जो चीज जरूरत है, वह जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, या फिर जो आपकी नेसेसरी चीज है, वह भी तो किसी से जुड़ी हुई है। बिना उसके देने से, बिना उसके सहायता से क्या आप वो चीज पा सकते हैं? नहीं। मतलब आप भी कहीं न कहीं अकेले रहेंगे, लेकिन उससे जुड़े हुए रहेंगे। उसके सिवा आप अकेले नहीं रह सकते। जब तक हम अपने स्वयं के बारे में ऐसा सोचते नहीं, हम तो अकेले हैं, हम जो करना चाहे कर सकते हैं, जैसा रहना चाहे रह सकते हैं, हमसे किसी से नहीं मतलब है, ये तब तक मैं होता है। लेकिन जैसे ही आपको यह एहसास होता है कि हमारा यह स्वार्थ बिना हमारा यह स्वार्थ बिना किसी दूसरे के स्वार्थ पर निर्भर होता है, यही होता मैं से मुझे की ओर, तब आपको तुरंत याद आता है तो हमारा स्वार्थ जरूर है, लेकिन अगर अगला वाला नहीं देता हमको वह चीज तो हमारा स्वार्थ कैसे पूरा होगा? मतलब हम उस पर डिपेंड है।
यही होता है मीड का मैं और मुझे सिद्धांत। अब हम समझते हैं थर्ड वाला, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। यह कैसा सिद्धांत है दोस्तों? फ्राइड के शिष्य थे, कौन थे? एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। कौन, कैसा दोस्तों? जिसमें कुल 8 सिद्धांत बताए हैं। कौन कौन से? एरिक्सन फ्राइड के सिद्धांत में काम वासना को दी गई वरीयता से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत में सामाजिक पक्ष पर फोकस किया। दोस्तों जो एरिक्सन थे, फ्राइड का जो सिद्धांत था काम वासना, उससे वह खुश नहीं थे, उसकी वरीयता से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपना सिद्धांत रखा, सामाजिक पक्ष पर उन्होंने फोकस किया। इस सिद्धांत के सभी 8 अवस्थाएं मिलकर व्यक्ति के जन्म से लेकर संपूर्ण जीवन को शामिल करते हैं। कौन कौन से, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रत्येक अवस्था में 2 विशेषताएं बनाम वर्सेस शब्द से जुड़ी हुई हैं। जिसे कहते हैं ना, मैच होती है कि इस बनाम या गांव से बनाम या गांव होता है, वही वर्सेस करेंगे, जो उसकी विशेषता बनाम वह शब्द से जुड़ा हुआ है। तथा किसी भी अवस्था को सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर ही एक गुण का विकास होता है। कह रहे आप जब एक अवस्था को पार करेंगे, सफलतापूर्वक पार करेंगे, तभी आपके अंदर एक अच्छे गुण का विकास होता है। 8 अवस्थाओं की हम सब बात करते हैं। जो 8 अवस्थाएं हैं दोस्तों, यहाँ पे अवस्थाएं हैं किस उम्र के लिए बच्चों की हैं और उसका गुण क्या है। वही बनाम ना, विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास किस उम्र के अंदर के बच्चों के अंदर यह देखने को मिलता है? यह 0 से 18 माह के। इसमें क्या होती है, बच्चा आशा लगाता है। जैसे बेबी छोटा बच्चा है, बच्चा दूध पीने के लिए पीना चाहता है, भूख लगी है, आप उसे निप्पल पकड़ा देंगे, बच्चा पीने लगेगा, उसे एक आशा है। अभी आप उसे जिससे डब्बे में दूध ना रहे उसे पकड़ा दीजिए, वो निराशा हो जाएगा, अविश्वास हो जाएगा, इसको लेने से हमको दूध नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस डब्बे में दूध है और जब मुंह में डालता है उसके दूध लगता है, तो विश्वास बन जाता है ना, नहीं हमको दूध मिल रहा है। इसमें सिर्फ आशा लगाया जाता है, हम एक आशा होती है हमको भूख लगने पर ये चीज मिल जाएगा। स्वायत्त बनाम शर्म की, इसमें अपनापन आ जाता है, शर्म लगने लगती है, बच्चा किसी के सामने कुछ बोले तो वह दिक्कत होने लगती है बच्चों को। यह 18 माह से 3 वर्ष के बच्चों में इसमें इच्छा शक्ति इसका गुण है। पहल बनाम अपराध बोध, यह 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए, इसमें उद्देश्य पूर्णता इसके गुण है। परिश्रम बनाम हीनता, जो कि 5 से 13 वर्ष से, इसके गुण क्या है? प्रतियोगिता है। पहचान बनाम भ्रांति, यह 13 से 21 वर्ष है, इसमें इसका गुण क्या है? वफादारी है। आत्मीयता बनाम अलगाव, यह दोस्तों 21 से 40 वर्ष है, इसमें प्यार खुशी यह सब देखने को मिलती है। उत्पादकता बनाम स्थिरता, यह इसमें 40 से 65 वर्ष के लिए होता है। इसमें परवाह, जिम्मेदार हो जाता है आदमी कि अभी जैसे हमको अपने बच्चों के लिए करना है, अपने घर वालों के लिए करना है, यह सब जिम्मेदारी आ जाती है। अब संपूर्णता बनाम निराशा लास्ट में आ जाती है। अब आप 65 के आगे से जो हो गए, अब आपके पास या तो आप बहुत अच्छा बना लिए होंगे, बहुत खुश होंगे, आराम से बैठे होंगे, या फिर निराशा होगी कि हमने अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। इसमें बुद्धिमान बहुत हो जाता है आदमी, ज्ञान बहुत देता है, बाकी कुछ नहीं दे पाता। यही होता है। यह दोस्तों जो 8 अवस्थाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इसको जरूर पढ़िए। अब हम कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं जो कि आपके किसी न किसी सेट के पूछे हुए क्वेश्चन है। करेंगे निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के प्राथमिक संस्था है? आपको पता होगा विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, या फिर परिवार, रिश्तेदार, परिवार, पास पड़ोस, या विद्यालय और पास पड़ोस। इसमें जो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या है दोस्तों? आप कहेंगे उसमें तो विद्यालय था नहीं, विद्यालय तो द्वितीयक संस्था था। इसमें राइट सी हो जाएगा। जो परिवार होता है और जो आस पड़ोस होते हैं, ये हमारे प्राथमिक संस्था के अंतर्गत, प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने में, सेकंड ऑप्शन घुलने मिलने तथा समायोजन की। थर्ड है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, या फिर मित्रों के साथ सामाजिक बनाने की। राइट आंसर ए हो जाएगा। समाजीकरण एक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? यह प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? आपने बताया था सक्रिय एजेंसी जिनका बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, वो आपकी
सक्रिय एजेंसी होती है, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, यह सब आपकी सक्रिय एजेंसी है। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय ये आपकी निष्क्रिय एजेंसी है, जिसमें बच्चे को किसी के द्वारा इसमें लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम, सेकंड है योगात्मक आकलन, थर्ड है ब्रेन स्ट्रोमिंग मस्तिष्क आलोइन, या फिर लास्ट है रूपात्मक आकलन। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम इज राइट आंसर। समाजीकरण है, समाजीकरण क्या है दोस्तों? समाज की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। सेकंड है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। थर्ड है सामाजिक मानदंडों पर परिवर्तन है। लास्ट है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच का संबंध है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक और क्या शामिल है? संवेगात्मक समर्थन उपलब्धता करना, सेकंड है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, थर्ड है व्यक्तित्व विकास, या फिर लास्ट है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना। लेबलिंग तो आपको नहीं करना होता है दोस्तों। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। बच्चों के समाजीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? ऑप्शन है विद्यालय, परिवार, भौतिक आधारभूत संरचना, मीडिया। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सी भौतिक आधारभूत संरचना। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, भौतिक आधारभूत संरचना। अगला जो क्वेश्चन है, कहते हैं निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? संवेगात्मक विकास परिपक्वता से है, या फिर शारीरिक विकास वातावरण से है, संज्ञानात्मक परिपक्वता, या फिर सामाजिक विकास वातावरण से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक विकास किससे है? वातावरण से है। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। आज हमसे दोस्तों जो आपके सामाजिक का टॉपिक था उससे संबंधित क्वेश्चन और थ्योरी क्लास को कवर किए। आपको यह क्लासें कैसी लगी उसको कमेंट जरूर करिए दोस्तों। हम आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।